अभी लोग जुड़ रहे हैं। आज का विषय है रिसर्च डिजाइनिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। निश्चित तौर पे ये ऐसे विषय हैं जो कि सभी शोधार्थियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी ये निर्देशित किया गया है कि जो भी शोध हो भारत में उसकी उपयोगिता होनी चाहिए और वो समाज के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए लाभदायक हो, जिसकी कुछ एकेडमिक वैल्यू हो। सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि रिसर्च कितने तरह के होते हैं। तो ब्रॉडली जो रिसर्च होते हैं वो हम 4 भाग में बांटते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, दूसरा कोरिलेटिव नेचर के होते हैं, तीसरा क्वेसी एक्सपेरिमेंटल या कॉजल कॉम्परेटिव नेचर के होते हैं, और चौथा जो प्रकार है वो एक्सपेरिमेंटल, प्योर एक्सपेरिमेंटल नेचर के होते हैं। इसमें समस्या आता है कि मेरा जो हाइपोथेसिस है वो अगर डिसअप्रूव्ड हो जाता है तो इसका असर मेरे शोध कार्य पे पड़ेगा। तो ये आप कदापि अपने दिमाग में नहीं रखें कि अगर आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो आपका शोध कार्य पूरा नहीं माना जाएगा। उस समय में भी आपका शोध कार्य पूरा माना जाएगा, बल्कि वो हाइपोथेसिस अप्रूव्ड होने से ज़्यादा जरूरी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट शोध के क्षेत्र में माना जाता है। यहाँ पे एक सवाल जरूर उठता है जब कि हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या जो आपने हाइपोथेसिस ड्राइव किया वो क्या चीज़ है। हाइपोथेसिस स्पष्ट रूप से ये बोला जा रहा है कि अवेलेबल लिटरेचर और अवेलेबल ऑब्जर्वेशन की आपके आधार पर आप अपना जो स्टडी प्रेडिक्शन करते हैं, सिंपली अगर सामान्य रूप से समझा जाए तो यही हाइपोथेसिस माना जाता है। इसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जिस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट शोध का भाग होता है वो है कि हाइपोथेसिस आपने जो डिराइव किया और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपने जो स्टैटिस्टिक्स यूज किया वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर उसमें कहीं सिलेक्शन में या उसके एक्सप्लेनेशन में या उसके इन्फेरेंस डेरिवेशन में कहीं भी गलती हो गई तो आपके शोध का जो निष्कर्ष आएगा वो कदापि उचित और सही नहीं हो सकता है। सपोज करें और कि आप हाइपोथेसिस जो बोलते हैं वो हाइपोथेसिस को दो रूप में हम बोलते हैं। एक हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस और दूसरे को हम बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। पहला है नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको हम HA से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो नल हाइपोथेसिस है, नल दैट मीन्स नो इफेक्ट, यानी नल हाइपोथेसिस में बोला जा का मतलब हो गया कि जो आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लेके चल रहे हैं उसके रिजल्ट पे, उसके फाइंडिंग पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरा, अगर उसका उल्टा अगर हम कर ले तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसका मतलब हो गया कि अल्टरनेट यानी नल का उल्टा अल्टरनेट। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इफेक्ट हाइपोथेसिस आपने लिया है उस पर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का इफेक्ट है। तो या तो आपका नल हाइपोथेसिस से प्रूव होगा या आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस अप्रूव होगा। सिंपली यहाँ पे एक चीज सबसे जरूरी है जिसको हम बोलते हैं अल्फा एरर एंड बीटा एरर।
अब ये अल्फा एरर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये अल्फा एरर और बीटा एरर क्या है, इसको समझने के लिए हम सिंपली इंडियन जो प्रोसिक्यूशन प्रोसेस है उसको अगर हम देखें तो भारत के जो कानून हैं उसमें ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जब तक दोष साबित नहीं हो जाए तब तक वो निर्दोष माना जाएगा. इट इज द नल हाइपोथेसिस ऑफ द इंडियन प्लीडिंग सिस्टम. इंडियन प्लीडिंग सिस्टम का ये नल हाइपोथेसिस है. अब कोई केस अगर जा रहा है कोर्ट में तो जज के सामने वो निर्दोष है. अब यहाँ पे जज के सामने जो व्यक्ति गया उसके दोनों कंडीशंस हो सकते हैं, या तो वो निर्दोष होगा या वो दोषी होगा, या उसने क्राइम को आइदर he or she did crime or he or she innocent. And if the person is innocent, अगर वो पर्सन इनोसेंट है जो कि इंडियन प्लीडिंग सिस्टम मानता है और वो इनोसेंट डिटरमाइन हो गया तो सही बात है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर वो इनोसेंट है और वो कन्विक्ट हो गया जज के सामने, वो कन्विक्ट हो गया, तो इट रिप्रेजेंट्स अल्फा एरर. ये अल्फा एरर को रिप्रेजेंट करेगा. यानी कि अगर कोई नल हाइपोथेसिस सही है और आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स उसको गलत रिप्रेजेंट कर दे रहा है या उसका वैल्यू गलत हो रहा है, तो उसको हम अल्फा एरर बोलेंगे. दूसरी तरफ अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी दूसरी तरफ वो व्यक्ति क्राइम किए हुए है और जज ने उसको सजा देने के बदले एक्विटल कर दिया, यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस इंडियन प्लीडर सिस्टम का हो गया कि वो व्यक्ति दोषी है. अब वो व्यक्ति दोषी है लेकिन जज ने उसे एक्विटल दे दिया. हियर अगेन ए एरर इज कमिटेड in the test of hypothesis and it represents बीटा एरर, और इसको हम तब बीटा एरर बोलते हैं. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही है लेकिन वो गलत हो गया तो उसको हम बोलेंगे बीटा एरर. या इसको दूसरे ढंग से बोले तो क्या हुआ कि नल हाइपोथेसिस अगर गलत है लेकिन वो सही प्रमाणित हो गया तो उसको हम बोलेंगे बीटा एरर. यानी जब आप टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के तरफ जाते हैं और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अल्फा एरर और बीटा एरर पे हम ध्यान दें. वो एरर कम हो, उसको जीरो नहीं किया जा सकता है लेकिन कम से कम हो, इस पर हम ध्यान रखना चाहिए. अब यहाँ पे जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट के तरफ जाते हैं तो अल्फा एरर और बीटा एरर समझने के बाद हमें समझना होगा कि वन टेल्ड हाइपोथेसिस और टू टेल्ड हाइपोथेसिस क्या है, या इसको हम दूसरे ढंग से बोल सकते हैं कि वन टेल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड टू टेल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या है. यहाँ पर एक ग्राफ मैं फिर दे रहा हूं आपके बोर्ड पे. हियर यहाँ पे आप देखें
एक बेल शेप्ड ग्राफ बना हुआ है, एक बेल शेप्ड ग्राफ है, एंड इट इज रेफर्ड एज द नॉर्मल कर्व. इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एंड इट रिप्रेजेंट्स 100% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो आप डाटा और स्कोर्स और जिस पॉपुलेशन का आप स्टडी करते हैं उसका ये 100% रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स इट इज द मीन, एंड हियर इट इज डिवाइडेड इनटू सिमेट्रिकल पोजीशन. ये सिमेट्रिकली डिवाइडेड है. दैट मीन्स it represents here the 50% of a score and here the 50% score. ये दोनों तरफ ये 50-50% स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स देयर इज ए चांस ऑफ द 50% स्कोर, एंड वी कैलकुलेट अल्फा लेवल एट द 95%. यानी 95% तक अल्फा लेवल को 95% अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल तक वो आ रहा है, यानी अल्फा लेवल 5 लेवल तक आ रहा है, तो उसको हम सही मानते हैं. यानी कि ये जो पार्ट है यहाँ पर %95 इसके अगर हम वैल्यू को देखें, दैट मीन्स 2.5% वैल्यू हियर and 2.5% value here. On the two tail, on the both tail, 2.5% and 2.5%, both 2.5%, that is equivalent to the 5%. It means it is the area present between the these 2.5 and these 2.5% is referred as the confidence interval. It is referred as the confidence interval. And here the hypothesis is tested on the both tail, 2.5 in the one tail and 2.5 on the another tail. And if such type of test is used, it is referred as two-tailed structure. Then it is referred as two-tailed test or two-tailed test of hypothesis test. But in some conditions, we have no need to test both the ends, but we only want to test either one tail, either this side or on this side. And if we want to test one end, it is if here on the upper tail, here the 5% individual. That means the 95% is from here to here. And if we want to test the here, the lower tail, that is, it is the 5%, and the now the 95% confidence level is from here to here. In this table, we only analyze the one tail, and if such type of test of hypothesis is used, it is referred as the one test hypothesis. Now we again come here, we observe that the one tail and two tail, alpha error and beta error. Now the third important point for the study is the statistical analysis. If we move in the statistical analysis, the important work term for the study and analysis of the hypothesis is the variance, or the variance. If we go through the different research works and field of the research, we have the different natures of the variance. In some time, we or commonly we observe the we want to analyze the differences between two sampled or two population variation. In third one, that is single variation, and in another way, that is more than two variations or the more than two samples. And when we move these type of the tests of the parametric test, all these are referred as the
parametric test. We use the different type of statistical analysis. Here, if we want to analyze the two populations, it is the common. And in this condition, we use the test Z test. We use the Z test. Z test we use when we demand or a researcher demands the analysis of two populations having known variance. If the sample, it is the t test, we use the t test. Now, if the number is more than 2, then f test. And if it is unknown variance, if the sample of unknown variance is used, it is referred as analyzed by chi-square test. That means the nature of statistics we use for the analysis of hypothesis is also important. If we select the different test statistics, it will provide some error. So it is also necessary to select a appropriate test statistics. Of course, all these are here. These 1, 2, 3 are referred as the parametric test, and some non-parametric tests are also available. And the non-parametric tests are commonly utilized or used by the students of psychology or home science. Then most important, which provide the basis for the analysis of the hypothesis, is Z test. Now I am going to give you information and knowledge of the Z test in very brief. Kindly you see the graph. I am going to draw on table. Here it represents by mu. Mu is the population mean. And here we give the value of Z. Z is calculated by x minus mu divided by SEM for population and
और x माइनस x बार बाई एस डी फॉर सैंपल। x minus mu by sd for sample, and here it represents the zero value of for z. The mean value of the population distribution curve represents zero value for the z, and it is up to -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4. These are the values of z score. These are the values of z score, and if we start here from the cumulative frequency, if we observe the cumulative frequency, it represents 0.1%, it represents 2.3%, 15.9%, 50%, 99.9%, 84.1%, and 97.7%. If we see here the graph, in graph it is clearly represent the graph. It is clearly represented that cumulative frequency of the distribution pattern. Hence, for the 0.05%, we observed the test of hypothesis at the level of alpha level of the 0.05%. And if the statistical hypothesis is rejected up to 0.05 level, the statistical approval of the null hypothesis is not. Now, the hypothesis testing, after the hypothesis testing, we are in a position to analyze the research and other activities. And after the obtaining, we hypothesis. The hypothesis is the most important, again I am saying, and for the derivation of the hypothesis is always based on a authentic literature or the observations by a researcher. And after obtaining the components and the all the findings, we can able to analyze any research work. Now, if anyone has any question, you communicate me. Thank you. If you have any question, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो मैसेज करें। आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज करें।